ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बैक वक्त पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी और इंटरनेशनल रिलेशंस वालों के लिए भी, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, और ऑफ कोर्स आईआर के सिलेबस में तो ये पूरा पोर्शन ही कोल्ड वॉर का, और फिर आगे फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड एंड ऑफ हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इन दोनों के लिए ये आज का लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोल्ड वॉर, व्हाट इज कोल्ड वॉर? बेसिकली इट्स अ टर्म जो डिस्क्राइब की जाती है कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है उसको आप कोल्ड वॉर कहते हैं। एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ से यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के दरमियान। 20th सेंचुरी की जो राइवलरी खासतौर पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो शेप हुई है उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। It was organized into a sort of defensive pacts किए एक दूसरे के खिलाफ, वैसे तो डिफेंसिव हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ, एंड अपने डिफेंस में। अब बात ये है कि ये कैसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। जब हम एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करते हैं पास्ट की, तो हम देखते हैं कि 1941 में चर्चिल ने कहा था रशियन डेंजर इज आवर डेंजर, यानी जर्मन्स की बात हो रही, यानी कॉपरेशन अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। और ये कॉपरेशन अगेंस्ट कॉमन एनिमी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी की, रशिया की। याद है स्टालिन का फेमस कोट हमने वर्ल्ड वॉर टू में डिस्कस किया था, सेंड अस ट्रक्स नॉट टैंक्स, यानी आपने रशियंस को सपोर्ट भी किया वर्ल्ड वॉर टू में। चर्चिल ने तो यहां तक कह दिया रशियन डेंजर इज आवर डेंजर। बात फिर ये कि ये कैसे इंगेज हो गए। ये कोल्ड वॉर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये भी तो अलाइड ग्रुप में थे, ये भी तो डेमोक्रेसीज थी, ये भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे। ये तो सामने नहीं आए इस राइवलरी में एज सच, एज अ पार्टी तो आए, लेकिन एज अ लीड रोल तो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्ले किया। ये क्यों नहीं आए? फिर बात ये कि कोई भी वॉर, चाहे वो यूज ऑफ फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हो या साइकोलॉजिकल हो, तो एटलीस्ट ओपोनेंट्स बराबर तो हों या थोड़ा सा तो उनमें कोई हो ना। तो लेकिन हर लिहाज से वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिकन सुपरियोरिटी इन ऑल अफेयर्स वो वाज़िया नजर आती है। रशियंस कहीं से करीब भी नहीं है अमेरिकन के आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मसलन रशियन डेथ्स को 20 से 25 मिलियन पीपल तो सिर्फ रशिया के डेड हुए। कंपैरिजन में अमेरिकन डेथ तो इसके मुकाबले में वन थर्ड भी नहीं है। फिर रिकंस्ट्रक्शन, ओवरऑल रशिया तो पूरे का पूरा ही रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में लग गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अमेरिकन मेनलैंड पे तो एक बम नहीं गिरा। पर्ल हार्बर मेनलैंड अमेरिका में तो नहीं है ना, वो तो हवाई की क्या जो जजीरा था पैसिफिक में, उस पे हुआ ना अटैक। सो वो अपनी डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या आपके साथ राइवलरी करेंगे। और फिर 50% ग्लोब की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थी एट दैट टाइम, 50% इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द ग्लोब वो सिर्फ अमेरिकन की थी। 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो दुनिया में हो रही थी, 33% एक्सपोर्ट्स दुनिया की, वो सिर्फ अमेरिकन कर रहे थे। ट्रुप्स
हर बड़े ओशन में अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद थी, हर बड़े कॉन्टिनेंट में अमेरिकन ट्रुप्स, नेवी, एयरफोर्स। मोनोपोली भी एटम बम पे सिर्फ अमेरिकन की थी, हर लिहाज। सो कैसे ये कोल्ड वॉर होगी? फिर 1945 से पहले की पॉलिटिक्स देखें, 70-80 साल की पॉलिटिक्स, यूरोप की 70-80 साल की जो पॉलिटिक्स है 1945 से पहले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो जर्मन्स प्ले कर रही हैं। राइवलरीज जर्मन्स की बन रही हैं, वॉर की जिम्मेदारी जर्मन्स को आप लगाते हैं। सो शायद इसीलिए भी वॉर होगी हो कि जर्मनी पर इनका इशू हो। लेनिन ने कहा था ना, बड़ा आदमी बड़े लोग, हु हैज जर्मनी हैज यूरोप। इसका मतलब कि जो आइडियोलॉजी जर्मनी में प्रिवेल करेगी वो पूरे यूरोप को डिक्टेट करेगी। लेकिन 45 में तो अब कोई जर्मनी भी नहीं है, खत्म जर्मनी। आधा जर्मनी, ईस्ट जर्मनी रशियंस के कंट्रोल में है, वेस्ट के इलाके अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुए, लेकिन वो वहां पे अलाइड फोर्सेस हैं। तो कैसे जनाब, ये तो कहीं से लॉजिक बनती ही नहीं। फिर इतने बड़े लेवल पर ग्लोब में ये राइवलरीज का, ये जो राइवलरी का सॉरी जाल जो बिछा है, तो कैसे? अमेरिकन को तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो तो उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ग्लोब में। हेनरी किसिंजर भी अपनी किताब डिप्लोमेसी में ये लिख के जाता है कि पूरे ग्लोब में ये पोटेंशियल है कि पूरा ग्लोब कनेक्ट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अमेरिकन को ये स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। तो इतने स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज के साथ इतनी बड़ी राइवलरी कैसे चला सकते हैं? फिर अमेरिकन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, वो तो अभी कायम दायम है ना 1945 में। वो तो आगे बदलेगी, जब बदलेगी तब की बात है। लेकिन क्या ये आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी हमेशा के लिए आप अबेंडन कर देंगे? सो जनाब, आवाज आ रही है जी क्लियर? सो जनाब, हमें इसको देखना पड़ेगा कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर जो कि ना किस पास्ट में अमेरिकन का कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का, वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में आए, वर्ल्ड वॉर 2 में आए, लेकिन आए किस लिए? पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये यूरोप का की लड़ाई है, यूरोप को फेयर है, कम्युनिज्म यूरोप में क्लीन स्वीप कर जाएगा। वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स का एप्रीहेंशन है, इसीलिए चर्चिल ने कहा था आयरन कर्टन पॉलिसी चाहिए यूरोप में, रोको कम्युनिज्म को। अमेरिकन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, सही है नहीं? अमेरिकन अपना रोल प्ले करें। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो कहानी शुरू हुई। लेकिन क्या अमेरिकन सिर्फ यूरोपियन इंटरेस्ट में इस वॉर में एंगेज हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, अमेरिकन के अपने भी जाहिर है इंटरेस्ट कार फरमा होंगे। सो स्कॉलरशिप 4 बड़ी रीजंस हमें ट्रेस करके देती है एवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर की, कि जी कोल्ड वॉर इवॉल्व हुई, उसके पीछे 4 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस। एक तो है जर्मन क्वेश्चन, दूसरा है
ईस्टर्न यूरोपियन क्वेश्चन, ईस्टर्न यूरोप में क्या क्या हो रहा था। तीसरा है फिर शिफ्ट इन अमेरिकन पॉलिसी, और चौथा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोल्ड वॉर। इन तीन के साथ मिला के अमेरिकन ये कोल्ड वॉर को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे इवॉल्व हुई। लार्जली इसको फर्स्ट फेज भी कहा जाता है कोल्ड वॉर का, जो 1940 7 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 45 से चीजें डेवलप होना शुरू हो गई और ये फिर 1961 तक जाता है फर्स्ट फेज। बारी बारी इन चार को फिर हम एवेलुएट करने जा रहे हैं ताकि हम देख सकें कि ये जो है वो कैसा डेवलपमेंट है, क्या चीज है। इस फेज को इंटरनेशनल रिलेशंस वाले भी, पोल साइंस वाले भी ज़हन में रखें। इस फेज को जो कि फर्स्ट फेज है कोल्ड वॉर की, इसको टाइट बाइपोलर एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी भी कहते हैं। दो बड़ी पावर्स और उन दो बड़ी पावर्स के अलावा आपके पास सिस्टम में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने इन्हीं के साथ ही, इन्होंने सिस्टम पे अपना इन्फ्लुएंस करना है, इन्होंने ही बाकी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना है। एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी। इस टाइट बाइपोलर जो एवोल्यूशन है, इसमें ये चार बड़े फैक्टर्स बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अपना प्ले करते नजर आते हैं। हम बारी बारी सबको देखेंगे। पहले जर्मन क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी पिछले लेक्चर में भी, कि जर्मनी में ईस्टर्न साइड से तो रशियन ट्रुप्स आ गई, वेस्टर्न पार्ट्स जो जर्मनी के थे वहां से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के ट्रुप्स आ गई। हाउएवर बर्लिन में ये सब इकट्ठे मौजूद थे जब सरेंडर हुआ, तो बर्लिन शहर के अंदर अंदर के कुछ इलाके, उसमें ये अलाइड फोर्सेस मौजूद थी। बाकी बर्लिन में जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस। अब जनाब बात यह है कि फ्यूचर क्या होगा जर्मनी का। रशियंस क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के किसी पीस डील का डायरेक्टली पार्ट नहीं थे, इसलिए रशियंस उसी माइंडसेट में थे कि हमें वॉर इंडेमनिटीज लगानी चाहिए। 20 बिलियन डॉलर, 20 अरब डॉलर की वॉर इंडेमनिटीज रेपरेशन अमाउंट हमें जर्मन पे इम्पोज करनी चाहिए। हमारा जितना लॉस हुआ है तो भाईजान 10 बिलियन डॉलर हमें मिलने चाहिए, बाकी 10 बिलियन डॉलर ये जो बाकी कंट्रीज हैं वो आपस में वो देख लें उन्होंने क्या करना। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इवन वर्ल्ड वॉर 1 के फौरन बाद भी कहता था ना कि ये वॉर इंडेमनिटीज और ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करना, लेकिन जाहिर है वो लीग के मेंबर नहीं बने, ट्रीटी ऑफ वर्साई नहीं जो है वो जाहिर है उस विड्रो विल्सन भी उस पर मुकम्मल तौर पर राजी नहीं था। अब बात यह है कि ये जो ग्रुप था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये लोग वॉर इंडेमनिटीज से कैसे दोबारा वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, पहले भी जर्मन पे ऐसा ही किया था और जर्मन फिर दोबारा एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई। तो ये ग्रुप बिलीव करता था डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी,
डिसेंट्रलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, डीनाजिफिकेशन, नाजी आइडियोलॉजी को खत्म करना है और रिप्लेस होगी वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ। सो बजाय जर्मनी को आइसोलेट रखने के उसको इनकॉर्पोरेट करो। ये जो वॉर इंडेमनिटीज लगा के आप उनको फिर आइसोलेट कर देंगे, वो फिर उनका जर्मन नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की तारीख जो यूरोप की है वो अधूरी है जर्मन नेशनलिज्म के बगैर, क्योंकि जर्मन की तारीख में नेशनलिज्म पहले डेवलप हुआ फिर जर्मनी बना। तो उनका नेशनलिज्म तो हर दौर में, फिर आगे आप एक तो अगर आप ऐसी डील करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 का दाग बेल डाल देंगे आप तो। सो ऐसा नहीं होगा, कोई वॉर इंडेमनिटीज नहीं लगेंगी। रशियंस वॉर इंडेमनिटीज लगाना चाहते थे। रशियंस का ख्याल था 10 अरब डॉलर हमें दो, हम जो जर्मनी के ईस्ट के इलाकों में हैं ठीक है, हम यहां से वापस चले जाते हैं। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये 45-46 की नहीं करोगे, सो हम जो ईस्टर्न जर्मनी के इलाके हैं इनको मर्ज कर लेंगे रशिया में, हम मर्जर कर लेंगे इनका, ये हमारा पार्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेनलैंड रशिया और ईस्ट जर्मनी के दरमियान पोलैंड है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पोलैंड मौजूद तो है ना, तो कैसे कर लेंगे रशियंस? सो साथ में थोड़ा सा ईस्ट जर्मनी, सॉरी ईस्ट यूरोप की जो स्टेट्स हैं उनके हालात भी जरा 45-46 के देख लें। नाइनटीन 44 ईस्ट यूरोप के कंट्रीज को आप मैप में देख लें, नीचे आपको बिल्कुल साउथ में मिलेगा अल्बानिया। अल्बानिया में 1944 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन गई, इन्फ्लुएंस आया ना। 1945 के पोलैंड के इलेक्शंस में सोशलिस्ट पार्टी ने अक्सरियत बना ली और फिर 1950 के इलेक्शन में तो मुकम्मल अक्सरियत बना ली, लेकिन 45 की भी बात हो रही। 46 ईस्टर्न यूरोप के ही साउथ में एक बड़ा कंट्री, ईस्टर्न यूरोप का साउथ, योगोस्लाविया, योगोस्लाविया में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन गई। हंगरी, 1945 का हंगरी, इलेक्शन हो रहे हैं, सोशलिस्ट हुकूमत बन गई। सोशलिस्ट पार्टीज सारी जगहों पर इलेक्शन के जरिए हुकूमतें बनाती जा रही हैं। इन्फ्लुएंस कहां से है? कम्युनिस्ट रशिया का। 1946 बल्गारिया में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई। यानी 44, 45, 46 ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में स्लोली एंड ग्रेजुअली सोशलिस्ट हुकूमतें बनना शुरू हो गई, जिनकी एक सॉफ्ट टेंडेंसी लीनिज टूवर्ड्स रशिया। सो ठीक है, आपने अगर हमें 10 अरब डॉलर नहीं दिलवाना जर्मनी से, तो ठीक है, ईस्ट जर्मनी के इलाके जिनमें हमारी फौजें मौजूद हैं वो इलाके हम मर्ज कर लें। अब इस 45 और 46 में वेस्ट कैसे व्यू कर रहा है? वेस्ट जब हम नाम लेंगे मतलब फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, खास तौर पे ये जो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन है, ये कैसे व्यू कर रहा है कि हमें इन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि तेजी के साथ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स बनती जा रही। ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा यूरोप ही सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में जाता जाए आहिस्ता आहिस्ता। सो हमें रोकना पड़ेगा। और अगर हमने इनको 10 अरब डॉलर दे के जर्मनी से वापस भेज दिया और जर्मनी में अपनी आइडियोलॉजी चला ली,
तो तब भी चांसेस यही हैं कि ये 10 अरब डॉलर रशियंस अपनी डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन में खर्च नहीं करेंगे। ये 10 अरब डॉलर भी ये कम्युनिस्ट एजेंडा को यूरोप में फैलाने के लिए, उसके प्रोपेगेंडा के लिए खर्च करेंगे। सो एक तरफ तो नजरियाती बात थी कि जर्मन्स पर इंडेमनिटीज नहीं लगानी, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ और जर्मन्स फिर और खतरनाक होके सामने आए। सो वॉर इंडेमनिटीज लगा देने से मसले हल नहीं होते। प्लस कम्युनिज्म के स्प्रेड का भी फेयर था। सो इन हालात में जब जर्मन्स ने, सॉरी रशियंस ने मर्जर की बात की कि ठीक है हम मर्जर कर लेंगे, तो वेस्ट को निगोशिएट करना चाहिए था। लेकिन नेगोशिएशंस रशियंस के साथ उनको वो पावरफुल तस्वर होना था रशियंस ने। सो जब ये मर्जर की बात आई फ्रॉम रशियंस, तो वेस्ट का रिस्पांस आया 1 जनवरी 1947। आइडिया ऑफ बाय जून, आइडिया ऑफ बाय जून 1947। ये था कि जो जोन ब्रिटिश के कंट्रोल में है और जो जोन अमेरिकन के कंट्रोल में, ठीक है अगर ये मर्जर करेंगे तो ये फिर ये जोन्स को भी हम मर्ज करके फिर एक जोन जो है वो बना देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश जोन। सो ये तो फिर दो बड़े पावर ब्लॉक्स बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में आ जाने थे। साइमल्टेनियसली 47 में जब ये डेवलपमेंट्स हो रही, तो 47 में ही रोमानिया में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बने। यानी ईस्टर्न यूरोप के कंट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली उनमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स बनती जा रही हैं। रशियंस ईस्ट जर्मनी में बैठे हैं, ये भी एक इशू है। और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज लाइक फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अमेरिकन अपना रोल प्ले करें। विदाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हम रशियंस को रोक नहीं पाएंगे। अब रशियंस को इन्वेजन तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हर जगह पर जिस तरह के माशी हालात आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बन गए हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली सोशलिस्ट जो पार्टीज हैं उनका एजेंडा वर्क कर रहा है। लोग इतबार कर रहे हैं कि हाँ ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आएंगी तो हमारे लिए मसाइल हल हो सकते हैं। इन हालात में 1947 स्टेट्स डिपार्टमेंट का एक आला ऑफिशियल जॉर्ज कैनन, जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं वो आगे रियलिज्म की थ्योरी में इसको एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज कैनन। जॉर्ज कैनन साहब ने एक खत लिखा जो तारीख में मशहूर हुआ, लॉन्ग टेलीग्राम, लॉन्ग LONG लॉन्ग टेलीग्राम। लॉन्ग टेलीग्राम में जॉर्ज कैनन ने अमेरिकन थिंक टैंक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सजेस्ट किया कि हमें आइसोलेशनिज्म, जो आइसोलेशनिस्ट हमारी स्ट्रेटजी है, वो छोड़ के हमें इन्वॉल्वमेंट की स्ट्रेटजी की तरफ आना चाहिए। उसका ये कहना था कि अमेरिका का तो गोल ही है डेमोक्रेसी की प्रमोशन, कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, लेफ्ट विंग जो पॉलिटिक्स है उसके इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करना है। इन तमाम कामों के लिए जरूरी है कि हम सोवियत यूनियन, आज जिस रशिया आप कह देते हैं लेकिन सोवियत यूनियन, इसका जो एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस है बाकी जगहों पे,
और जो जो रेड आर्मी ने एरियाज कंट्रोल किए हुए हैं, इसको रोकना पड़ेगा, इनको कंटेन करना पड़ेगा। एक जो जनरल वेस्ट में और अमेरिकन में एक जो फेयर था वो ये था कि रशियन लड़ते बहुत हैं यार, इनसे अगर लड़ाई होगी ना, ये लड़ते बहुत हैं, पीछे नहीं हटते। लेकिन इसी फेज में 47 के फेज में दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जिससे वेस्ट को और खास तौर पे अमेरिकन को ये बात समझ आई कि अगर आप रशियंस को स्ट्रॉन्ग जवाब दें, इफ यू आर टफ, देन रशियंस विल इवेंचुअली स्टेप बैक। हमें टफ रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे। अगर हमने टफ रिस्पॉन्स ना दिए तो ये बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि हम रशिया की सूरत में एक दूसरा जर्मनी बनाने लग जाएंगे। अपीजमेंट, सो हमें आइसोलेशन नहीं करनी, हमें अपीजमेंट नहीं करनी, हमें इन्वॉल्वमेंट करनी है और हमें सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को खतरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं। और अदर देन वेस्टर्न यूरोप, हमारे जो की इत्तेहादी हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे अलाय पार्टनर्स हैं उस वक्त के, अमेरिका के दो बड़े अलाय पार्टनर्स टर्की एंड ईरान, और ये दोनों उस वक्त के यूएसएसआर के मैप में, यूएसएसआर के इमीडिएट नेबरहुड में बॉर्डर लगता है उस वक्त के यूएसएसआर का विद टर्की भी और ईरान भी। सारा टुकड़े तो नहीं हुए थे उस वक्त यूएसएसआर के। सो दोनों केसेस में रशियंस का अनड्यू प्रेशर आ रहा था टर्की पे भी, ईरान पे भी, और उन दोनों एग्जांपल्स में ये बात सामने आई कि जनाब दोनों कंट्रीज ने बड़ा टफ रिस्पॉन्ड किया टू यूएसएसआर, बिकॉज पीछे अमेरिकन की सपोर्ट थी। तो इवेंचुअली रशियंस ने उन्हें, जो रशियंस का एग्रेशन था उसका सामना नहीं करना पड़ा, रशियंस खामोश हो गए। सो हमें कंटेन करना पड़ेगा सोवियत यूनियन को। फिर इससे मिलती जुलती 47 में एक और डेवलपमेंट होगी, ग्रीस, यूनान। ग्रीस में सिविल वॉर चल रही थी। ग्रीस की सिविल वॉर में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, प्रो कैपिटलिस्ट फोर्सेस, उनको ग्रेट ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अपने हालात वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी प्रॉब्लम में थे। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के तो ये हालात थे ना कि इनको इवन अपनी कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होते जा रहे थे, आजादियां देनी पड़ी। तो एक बकायदा लिखा जाता है जनाब के ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से स्टेट्स डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स को पूरा एक जो है वो लेटर भेजा गया कि जनाब ग्रीस में अब अमेरिकन भी सपोर्ट करें ग्रीस के डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के पास की बात नहीं है, क्योंकि ग्रीस अगर सोशलिस्ट पार्टी के पास चला गया, ग्रीस में कोई कम्युनिस्ट चेंज आ गई, तो मेडिटेरेनियन में इन्फ्लुएंस सोवियत यूनियन का बढ़ जाएगा। इन तमाम कैलकुलेशंस को सामने रखते हुए 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त का हेनरी ट्रूमैन, वो फिर कांग्रेस से खिताब करता है, और वो जो खिताब है वो फिर तारीख में मशहूर हुआ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के नाम से। ये बड़ा रिस्की खिताब था, क्योंकि आप अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रही हैं, और अमेरिकन कांग्रेस की तारीख है कि अमेरिकन कांग्रेस बिलीव करती है कि हमने अटलांटिक पार पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी,
हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, ट्रेड करो, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ठीक है, आप गए, वॉर की, पीस के लिए की, वापस फिर आप लीग ऑफ नेशन में तो नहीं आए ना। अमेरिकन कांग्रेस ने उसके खिलाफ वोट किया। लेकिन ट्रूमैन की ये स्पीच बहुत धमाकेदार स्पीच, और ट्रूमैन की स्पीच में उसने बावर कराया कि हमें कैसे हमारे अमेरिकन के नेशनल इंटरेस्ट को क्या खतरात हैं सोवियत यूनियन के इस जो एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस है, इससे हमें सोवियत यूनियन को रोकना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। हमारे इत्तेहादी, हमारे अलाय पार्टनर्स थ्रेट में, डेमोक्रेसी को खतरा है, कैपिटलिज्म को खतरा है। अमेरिकन चैंपियन है डेमोक्रेसी। ऑनलाइन पढ़ा हुआ है ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जो इसकी स्पीच है। अगर आप स्पीच सुने तो शानदार स्पीच, मजेदार। ट्रूमैन सक्सेसफुली कन्विंस्ड कांग्रेस कि हमें दुनिया में अब अपना एक्टिव रोल प्ले करना है। कांग्रेस मान गई, और यहां से वो जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है खत्म नहीं हुई, वो आज भी चल रही है। वो जिस डॉक्ट्रिन पे चल रही है मनरो डॉक्ट्रिन, उसका आज भी कभी कभी अमेरिकन सहारा ले लेते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड साइमल्टेनियसली इन्वॉल्वमेंट का, वो भी इनिशिएट हुआ। इसी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तनाजर में मार्शल प्लान, मार्शल इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मार्शल प्लान, मार्शल प्लान था यूरोप की रिकवरी का। यूरोप के वो कंट्रीज के जो कैपिटलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वॉर की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, हमें उन्हें एड, फाइनेंशियल एड देनी चाहिए, हमें उन्हें लोन्स देने चाहिए, हमें ग्रांट्स देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये इकोनॉमीज बेहतर हों, और ऐसा ना हो कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस जो ईस्टर्न यूरोप में आ चुका है वो आगे बढ़ता जाए। ये लिखा जाता है कि अगले 4-5 सालों में कोई 13-14 अरब डॉलर उस वक्त अमेरिकन ने वेस्टर्न यूरोप में लोन, एड, असिस्टेंस की मद में कुछ 14 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिसबर्स किया। 14 कंट्रीज, उनमें को 13-14 अरब डॉलर इन्होंने अगले 4-5 सालों में 47 से 52 के दरमियान। सही है जी। अब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो रही है। अब 47 में आप, अब जब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आना शुरू होगी तो डेफिनेटली फिर जो कंट्रीज जहां पर रशियंस का इन्फ्लुएंस है, जो सोशलिस्ट पार्टीज जो आइडलाइज कर रही हैं सोवियत यूनियन को कि इसी मॉडल पर हम भी चलेंगे, उन कंट्रीज को भी तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक रात में ही जदों आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, एक रात में तो नहीं बनता ना जी। तो एक रात में तो सोशलिस्ट पार्टीज ने कुछ नहीं कर लेना। असिस्टेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो ये ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, अल्बानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, फिर 48 में तो चेकोस्लोवाकिया में भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन गई। ये सब किसकी तरफ देखेंगे? कौन हमें सपोर्ट करेगा? अगर वेस्टर्न यूरोप को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा? हमें रशिया सपोर्ट करेगा, उस वक्त का सोवियत यूनियन। तो रशियंस को सपोर्ट करना पड़ा। हम देखते हैं कि कुछ ही अरसे बाद म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस के नाम से सोवियत यूनियन की तरफ से ऐसी इकोनॉमीज को सपोर्ट का तरीका भी स्टार्ट हो गया। अब दोनों तरफ से काम शुरू हो गया जी।
49 बड़ा मजेदार साल है, 1949। 1949 में कुछ 4-5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिन्होंने इस कोल्ड वॉर को और पेस अप कर दिया। पहली बड़ी बात तो ये कि 1949 में ये जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे जिनको अमेरिकन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, इन सब ने मिलके एक कलेक्टिव डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम कहते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये गालिबन कोई अप्रैल के महीने में, एग्जैक्ट डेट देख लीजिएगा कि जो है वो इन्होंने जो मेरा ख्याल है अप्रैल का कोई तारीख है कि वो कब इन्होंने जो किया। अब एक पूरे का पूरा जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे और जो थे आपके क्या कहते हैं इसके इन्फ्लुएंस में, रशिया के इन्फ्लुएंस में, उन सब में एक इनसिक्योरिटी तो आ गई कि भाई वेस्ट की तरफ से ये काम हो गया है तो अब हम क्या करें। तो सबकी नजर जो है वो जाहिर है फिर इनके ऊपर थी, रशियंस के ऊपर थी कि रशियंस जो है वो कुछ करें। तो रशियंस की तरफ से भी फिर हमें 49 में ही रिस्पांस मिलता है इस जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट पे के फॉर्म में। तो न्यूक्लियर जो फर्स्ट टेस्ट है रशियंस का वो आपको 49 में मिलता है, अगस्त 1949। एक बैलेंसिंग करने के लिए एक बैलेंसिंग हो जाएगी। लो जी, लेकिन 49 में और भी डेवलपमेंट्स हुई। अच्छा, अक्सर ना किताबों में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन जनरली हम ये समझते हैं और बना ली हुई है, ये मिथ बना ली है कि इधर नेटो बनी तो उधर दूसरी तरफ वार्सा बन गई, वार्सा पैक्ट। ऐसा नहीं है, वार्सा बाद में बनी। जो इमीडिएट रिस्पांस है, नेटो अप्रैल में बनी, उसका इमीडिएट जो रिस्पांस है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट है। सो वो अभी तक जो मोनोपोली थी एटम बम की वो 49 में वैनिश हो गई। 49 में जो जर्मन इशू पर आपस में कन्फ्रंटेशन थी, तो 49 में ही हम देखते हैं कि अभी तक की ये जो डिवीजन थी, जो उर्फे आम में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी कहा जाता है, ये प्रॉपर दो कंट्रीज बन गए। ईस्टर्न जर्मनी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से अलग मुल्क बन गया, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और वेस्टर्न जर्मनी जो कि अमेरिकन के इन्फ्लुएंस में था, वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब आपने ये नहीं परेशान नहीं होना कि जी दोनों तरफ ही डेमोक्रेटिक, दोनों तरफ ही रिपब्लिक। तो रिपब्लिक तो जमहूर का आइडिया कि रूलर जो है वो किसी हेरिडिटरी प्रिंसिपल पे नहीं होगा, लोगों की नुमाइंदा या लोगों की नुमाइंदा जमात जो है वो रूलर्स या रूलिंग पार्टी इलेक्ट करेगी। रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक तो आज का चाइना भी डेमोक्रेटिक है लेकिन वन पार्टी सिस्टम है, वैसा डेमोक्रेटिक नहीं है जिस तरह हम कहते हैं वन पार्टी वन पर्सन वन वोट, वो वाला नहीं है। लेकिन चाइना भी डेमोक्रेटिक है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में, वन पार्टी अपनी मेरिटोक्रेटिक डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। सो ईस्टर्न जर्मनी, जब हम वर्ड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये ना समझें कि ये जमहूरियत वैसी जमहूरियत जैसी वेस्ट की जमहूरियत, ऐसा नहीं। दूसरी तरफ जो वर्ड है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी।
वेस्ट जर्मनी जिसको कहते हैं। फेडरल जहां पे वर्ड आ गया, फेडरेशन, तो फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें सेंटर के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं और नीचे सब्सिडरी यूनिट्स को मैक्सिमम आपने ऑटोनॉमी दी होती है। सही? यानी फेडरेशन में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होती, फेडरेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। पाकिस्तान भी कागजों में एक फेडरेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां आने वाला हर रूलर जो मिलिट्री ओरिजिन से होता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह करता ही यही है, लेकिन जो सिविलियन भी आते हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। और यही चीजें इमरान खान साहब भी जब से आए हैं वो आपको गाहे बगाहे आहिस्ता 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 बताते जा रहे हैं कि 18वीं तरमीम से कितने मसाइल हो रहे हैं, वफाक को कितने मसले हो रहे हैं। तो एक आइडियल पॉलिटिशियन मसाइल को हल करता है, ना कि जो डेवलपमेंट ग्रांट कर दी जाती है उसको वापस लेता है। ये याद रखिएगा कि 18वीं तरमीम इस मुल्क के फ्यूचर में लिखे जाने वाली सबसे बड़ी कॉज रहनी है। आपका मुल्क टूटा तब भी तारीखदान 18वीं तरमीम को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, और आपका मुल्क तरक्की कर गया तो तब भी उसकी सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। सवाल अब यह है कि अब आप इसको संभालते कैसे हैं, इंटेंशन पे है। अगर आपकी इंटेंशन आपके पॉलिटिशियंस की, आपकी एस्टैब्लिशमेंट की प्रोग्रेस की रहेगी तो 18वीं तरमीम एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन आपके पॉलिटिशियंस और एस्टैब्लिशमेंट की अगर इंटेंशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की रहेगी तो 18वीं तरमीम सूबों में और सेंटर में और ज्यादा तकसीम बनाती जाएगी, तफरीक बनाती जाएगी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी तारीख का। हजरत जरदारी से लाख इख्तलाफात सही, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, इसमें कुछ इश्यूज भी हैं 18th अमेंडमेंट में, लेकिन जो इसका फलसफा है, एसेंशियल फलसफा, उससे डिविएट नहीं होना। ये तो हमने 2018 में इमरान खान के आने से पहले भी कह दिया हुआ था कि जो भी हुकूमत आएगी वो सबसे पहले 18th अमेंडमेंट को ही, और 18th अमेंडमेंट ही जो है वो किसी भी तरह की अनडेमोक्रेटिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जो है उसके रास्ते की रुकावट है। अभी तक की जितनी भी पास्ट की आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें आप, डेवलपमेंट्स हैं, उनको गद्दारी के जुमरे में लाने के लिए रेफरेंस देना पड़ता है, फिर फर्दे जुर्म आयद होगी, फिर ये ट्रेटर है जी। अब ये इनकॉर्पोरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसने भी जो स्टेप लिया वो जनाब थप्पा लग जाना है कि ये ट्रेटर है। सो डायरेक्ट जो है वो आने की हिम्मत और जुर्रत उस वक्त तक किसी की भी नहीं होगी जब तक 18वीं तरमीम जैसा कि इस वक्त है वैसी ही रहेगी। और इसमें तब्दीली इन द नेम ऑफ बेहतरी और रिफॉर्म्स के चक्कर में लाई तो जाएगी, कोशिश तो पूरी है, लेकिन उसमें उस आर्टिकल 6 में एंड देयर ऑफ, हेयर ऑफ, वेयर बाय, देयर ऑफ, वेयर इन की कोई ना कोई अंग्रेजी डाल के मार्जिन निकालने की कोशिश की जाएगी। तो जनाब आपकी तारीख का सबसे बड़ा जो है वो ये डेवलपमेंट है। अब आप इसको संभालते कैसे ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपके पॉलिटिशियंस की इंटेंशन पे है। लेकिन जो इसके क्रिटिक हैं वो इसको इस नजर से देखते हैं और काफी हद तक ठीक भी देखते हैं
कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी ऐसी स्टेज पर सूबों को दे दी है जब सूबों के इदारे और सूबों की लीडरशिप अभी कैपेबल ही नहीं थी कि उनको इतना बड़ा बोझ आप दे देते। अब हो क्या गया है? हो ये गया कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पहले वफाक करता था, अब वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सूबाई दारुल हुकूमत की हुकूमत करती है। यानी नीचे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा, अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सूबाई हुकूमतें करना शुरू हो गई हैं। सूबों की सियासत, सूबों के पॉलिटिशियंस अभी इस काबिल नहीं थे कि आपने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ब्रिटिश ने भी तो ऐसा ही किया था, पहले सूबाई हुकूमतें बनाई, फिर उनको डायरकी दी, फिर उनको ट्रेन किया, फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आए, लेकिन उसमें भी कंकरेंट लिस्ट को बीच में रखा। लेकिन लेट्स सी कि फ्यूचर आपका क्या कहता है। अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 डेकेड्स मोर, कि जिसमें आपका सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इसके साथ इतने तजर्बे हो चुके हुए हैं कि इसको कंसोलिडेट करने में आपको 2 से 3 डेकेड्स और रिक्वायर्ड है। लेट्स सी। खैर 49 में एक तरफ तो बम आ गया रशियंस का, दूसरी तरफ जर्मनी, 2 ममालिक में आप प्रॉपरली डिक्लेयर हो गए, हर ग्रुप ने अपने मुल्क को रिकॉग्नाइज कर लिया। और 49 में फिर तीसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई, जहां से आप कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोल्ड वॉर के पीछे वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड दैट वाज चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। अभी तक की आपकी जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है वो सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द है एज अ कंट्री। 49 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना से आपकी जो स्ट्रेटजी है, अब ये सिर्फ सोवियत यूनियन तक नहीं रहेगी, अब ये वर्ल्ड कम्युनिज्म को रोकने की स्ट्रेटजी होगी। अब ये कंटेनमेंट आगे फर्दर और एक्सपैंड होगी। यूरोप से बाहर भी आपको मार्शल प्लान जैसे प्लान्स देने पड़ेंगे, यूरोप से बाहर भी आपको अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। और 49 में इस चाइनीज रेवोल्यूशन के इमीडिएटली बाद रशिया और चाइना का अलायंस 1949 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बड़ी मशहूर है, गूगल कर लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949, साइनो सोवियत अलायंस, बड़ा मशहूर है। रोकना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि 1950 में जब कोरियन पेनिनसुला में डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड सोशलिस्ट फोर्सेस का आपस में टकराव हुआ, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वाली एग्जांपल, तो अमेरिकन अपने अलायंसेस के साथ पहुंचे और साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने की कुछ कोरियन इलाकों को कोशिश की। कोरियन वॉर 1950, ताकि हर जगह पर ही कम्युनिज्म ना फैलता जाए। यही वो एनोलॉजी है जिसको आप वियतनाम में भी लेके जाएंगे कि अमेरिकन क्यों वियतनाम में गए। कोरियन पेनिनसुला से नीचे आ जाएं, चाइना के इलाकों से नीचे साउथ चाइना सी का एक तरफ फिलीपीन, दूसरी तरफ वियतनाम, तो ये रोकना जरूरी है, इसीलिए वियतनाम में भी गया आके। खैर, सो फिर आप देखते हैं कि 1950 से 55 इस फेज में अमेरिकन ने बड़े अलायंसेस बनाए दुनिया में। कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट, सोवियत रशिया और चाइना के इर्द गिर्द के कंट्रीज को अपने साथ मिलाओ। 1951 में जापान के साथ अलायंस हुआ अमेरिकन का, 1951 में ही दोबारा फिलीपीन के साथ हुआ, 52 में स्पेन के साथ हुआ,
53 में कोरिया, साउथ कोरिया के साथ हुआ, 54 में ताइवान के साथ हुआ। सो 51 से 54 आपको ये एग्रीमेंट्स। फिर ये तो है यानी बायलैटरल एग्रीमेंट्स। फिर मल्टीलैटरल पैक्ट्स भी साइन किए 1954 में। सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी नेटो के मॉडल पे, लेकिन यहां पे कोई स्टैंडिंग ट्रुप्स नहीं बनी, सिर्फ अलायंसेस हुई। सीटो, SEATO, सीटो। फिर 55 में सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मीटो भी कहते हैं इसको, METO, मीटो। बगदाद पैक्ट भी कहते हैं 1955। फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ भी एग्रीमेंट हुआ, आंसुज कहते हैं उसको, ANZUS, ANZUS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, NZ फॉर न्यूजीलैंड, US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। ये गालबन 51-52 में हुआ था। सो 51 से 55 तक हमें सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स नजर आती हैं कि जिसमें जो कि एक एनसर्कलमेंट की स्ट्रेटजी ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 1954 में, 54-55 में एक दफा फिर जर्मन जो क्वेश्चन है, जर्मन फ्यूचर, उसको लेके यूरोप में एक दफा फिर बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हुआ ये कि अभी तक रशिया की तरफ से कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट तो अपने इत्तेहादियों के साथ नहीं हुआ था। वो कौन ही था, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस, रशियन बम था, लेकिन कोई ट्रीटी प्रॉपरली साइंड नहीं थी, डिफेंस ट्रीटी। दूसरी ग्रुप में तो 49 से नेटो थी। अब नेटो प्रॉपर, याद रखें, कलेक्टिव सिक्योरिटी दो तरह की होती है। एक होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो लीग ऑफ नेशन का है, स्टैंडिंग ट्रुप्स नहीं होंगी, लेकिन जब वॉर के लिए कहा जाएगा तो सब अपनी ट्रुप्स लेके आएंगे। एक होती है कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी। कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी में आप पूलिंग करते हैं मिलिट्री रिसोर्सेज की, आप ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री अपनी बनाते हैं डिफेंस की, उस एग्रीमेंट की। नेटो अपनी फौज है ना पूरी, उसकी अपने कमांडर हैं। सो नेटो इस तरह ऑपरेट की कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में। 1954 में जो यूएस इन्फ्लुएंस का जर्मनी था, जिसको वेस्ट जर्मनी आप कहते हैं, उसको जनाब आपने नेटो में शामिल कर लिया। 1955 में इसका रिस्पांस आया जब बनी वार्सा पैक्ट, पोलैंड का कैपिटल वार्सा, जिसमें सोवियत यूनियन और फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने भी फिर अपना कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं थी जिस तरह नेटो थी। कलेक्टिव डिफेंस का आइडिया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का। लो जी, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंसेस जहां पर अपनी पीक पे चले गए कोल्ड वॉर में, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। 19 इस फेज में 1955, 56, 57, 58, इस फेज में ईस्ट जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, इस बर्लिन शहर में कुछ अलाइड ट्रुप्स तो मौजूद थे 45 से, और इनका आना जाना भी जाहिर है, जहाज आते जाते भी थे। अब जब जहाज आते थे तो वो पूरे इस जर्मनी के इलाकों को कवर करके बर्लिन में उतरते थे। सोवियत यूनियन को और ईस्ट जर्मनी को और बाकी कंट्रीज ये एक्यूज करते थे कि बर्लिन में मौजूद जो हवाई अड्डे हैं इनके कंट्रोल में
जनाब यहाँ से अमेरिकन स्पाई जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ती हैं और जनाब ईस्टर्न यूरोप और रशिया की टेरिटरीज की जनाब स्पाइंग करती हैं। सो जनाब यहाँ से ये बोरिया बिस्तर अपना उठाएं, बर्लिन को खाली करें, क्योंकि ईस्ट जर्मनी एक अलग मुल्क है, बर्लिन उसका कैपिटल है, इसमें ये आके बैठ गई हैं, फॉरेन ट्रुप्स निकलें यहाँ से। अब निकले कैसे? वो ट्रुप्स तो नेटो की हैं, उसमें फ्रांस भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, उसमें यूएस भी है, उसमें बाकी कंट्रीज भी है। बाय फोर्स निकालेंगे तो दैट वुड बी अ वर्ल्ड वॉर 3। नेगोशिएट करके निकालेंगे ना, तो निगोशिएशंस होती रही इनके दरमियान। 1960 में अपने पीक पे थी निगोशिएशंस, गालबन पेरिस में हो रही थी, 4 पावर समिट इस तरह करके नाम था। लेकिन ज़ाहिर है वेस्ट के कंट्रीज को बर्लिन के हार्ट में आपको ऐसे इलाके मिले हुए हैं जहां से आप इजीली स्पाइंग भी कर सकते हैं। और ये बात तो क्लियर थी वेस्ट के ग्रुप को भी कि हमारे जहाज जो असिस्टेंस की चीजें लेके आते हैं या जाते आते रहते हैं, उनको ये नहीं गिरा सकते, क्योंकि अगर किसी एक को भी गिराएंगे तो दैट वुड बी वर्ल्ड वॉर 3। और ये रशियंस को मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 3 उनके लिए ज्यादा डेवस्टेटिंग होगी, क्योंकि उनका कोई भी तहादी इतना कैपेबल नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज कि जो वेस्ट की पावर को बराबर कर सके। और दूसरी तरफ वेस्ट को भी अंदाजा था कि हमारे किसी प्लेन को किसी भी तरह बर्लिन में मौजूद हमारी ट्रुप्स को कोई ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न्यूक्लियर पावर है दोनों तरफ, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो आपने टेबल पे बैठ के ही बात को हल करना है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके नेगोशिएशंस। जब हम रियलिज्म में जाएंगे तो अक्सर तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं उसको करवाता हूँ, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। वो है ही सारा न्यूक्लियर डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ा मजेदार टॉपिक है। एक दूसरा भी बड़ा इंटेलेक्चुअल जो डिफरेंसेस बन रहे थे वो ये बन रहे थे कि वेस्ट जर्मनी में काम करने की आजादी है, वेस्ट जर्मनी में डेवलपमेंट हो रही है, और ये खबरें ईस्ट जर्मनी में पहुंच रही हैं, और ईस्ट जर्मनी में उस तरह डेवलपमेंट नहीं हो रही। बर्लिन शहर के बीचों बीच के इलाके जहां पर अलाइड ट्रुप्स मौजूद हैं, उन एरियाज में जहां अलाइड ट्रुप्स मौजूद हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वहां पे वे ऑफ लाइफ, वो बाकी जर्मन जो यूथ है उस तक बात, ईस्ट जर्मनी की यूथ उस तक पहुंच रहा है कि कैसे जनाब वेस्ट, हाँ जी, ट्रैवल ऑफ आइडिया। तो बल्क में हालात से तंग आके ईस्ट जर्मनी से यूथ वेस्ट जर्मनी की तरफ मूव करती थी। पहले तो बॉर्डर सील कर दिए गए, फिर ये होता था कि ईस्ट जर्मनी से यूथ जो है वो पहले चेकोस्लोवाकिया चली जाती थी, चेकोस्लोवाकिया से फिर दाल लगा के वेस्ट जर्मनी चले जाते थे। सो ये भी एक था कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। स्पाइंग भी हो रही है, मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं हुए, तो किया क्या? जो किया वो सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर बन गया। अगस्त 1961 बर्लिन शहर के बीचों बीच जो इलाके जहां पे अलाइड ट्रुप्स मौजूद थी, उन इलाकों के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगा दिए गए, यानी इन इलाकों में आने जाना लोगों का नहीं होगा जी। फ्लाइट्स तो जो आनी है वो तो आती रहेंगी, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होने देना। और फिर उन बैरिकेड्स की जगह बर्लिन शहर के बीचों बीच ये छोटी सी एक किला बना दिया गया, जिसको कहते हैं बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल बना दी। शहर के बीच में आप तस्वीरें देख सकते हैं गूगल पे ऑनलाइन। शहर के बीच में इस तरह अजीबो गरीब सी 4 दीवारी बर्लिन वॉल के इसके उस बर्लिन वॉल के अंदर के एरिया में अलाइड ट्रुप्स और जो लोग हैं उनका बाकियों के साथ उसके
चेक पॉइंट्स रखे गए, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई इंटरेक्शन नहीं, चेक पॉइंट्स रखे गए आना जाना लोगों का, लेकिन एक सिंबल बना दिया गया और ये सिंबल बन गया कोल्ड वॉर का। ये पीक ऑफ कोल्ड वॉर इसको कहा जाता है, 1961 बर्लिन वॉल। अब जब ये बर्लिन वॉल बन गई तो दैट वाज अ साइलेंट स्टेटस को, दैट वाज अ साइलेंट स्टेटस को। कैसे? लेकिन जी अभी हमने डिस्कस भी किया, आप एंटनी बेस्ट की बुक को भी देख सकते हैं, जो उसके चैप्टर्स मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं, 1, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर 7, 9, 11, 20। तो ये आपको 9 और 11 में ये कहानियां सारी मिल जाएंगी। तो अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक रशियंस कुछ एक्ट कर रही हैं तो वेस्ट उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, वेस्ट कोई एक्ट कर रहा है तो रशियंस उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन इस 1961 की डेवलपमेंट पे वेस्ट ने और खास तौर पे अमेरिकन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसलिए इसको कहा जाता है इट वाज अ साइलेंट स्टेटस को। बट अमेरिकन ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? पहली बात तो ये कि अमेरिकन व्यूड इट एज अ सिंबल, कि ठीक है जो है वो एज अ सिंबल चलाना चाह रहे हैं चला लें, हम कौन सा कोई, हमारी मोबिलिटी बाय रोड ही हो रही है ट्रुप्स के लिए, नेटो के ट्रुप्स के लिए हमारी मोबिलिटी बाय एयर ही हो रही है ना। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट वाज जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट। 1960 का इलेक्शन जीत के जनवरी 1961 में उसने हलफ उठा लिया था, वो प्रेसिडेंट था। कैनेडी की पॉलिटिक्स एग्रेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। कैनेडी अपने बाप का बेटा है और उसका बाप ही तो अपीजमेंट का खालिक था। अपीजमेंट पॉलिसी का जो जिस जिस शख्स का ब्रेन चाइल्ड है वो कैनेडी का बाप है। एज एम्बेसडर था वो इंग्लैंड में अमेरिका का, जब ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इनिशिएट हुई। सो कैनेडी फैमिली स्ट्रांगली बिलीव करती है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर, एग्रेशन पर नहीं। यही वजह है कि 63 तक, जब तक कैनेडी जिंदा रहा है, वियतनाम में भी आप नहीं जा सके। कैनेडी यूज ऑफ फोर्स का बिलीवर नहीं था वियतनाम में। कैनेडी के मरने के बाद फिर यूज ऑफ फोर्स पे आप आए। लेकिन इस साइलेंट स्टेटस को ने यूरोप में जो अमेरिकन के अलाय पार्टनर्स थे उनमें एक हलचल मचा दी। और ये जो हलचल मची है, ये फिर आपका अगला फेज शुरू हो जाता है। लो जी, अगला जो आपका फेज है जो 1961 62 से जो है वो ऑनवर्ड आगे शुरू होता है, इसमें यूरोप थोड़ा सा उसमें हमें डिवाइड नजर आती है। 1961 से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में एक हलचल होना शुरू हो गई। और ये हलचल ये थी कि अमेरिकन का रिस्पॉन्स सिस्टमैटिकली 61 से 63 तक की ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर, इवन डोमेस्टिक पर इस तरह का आ रहा है कि वेस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि अमेरिकन आर नो मोर इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ यूरोप।
पहला तो इसमें ऑफ कोर्स यही है, क्या कहते हैं आपका, बर्लिन वॉल की क्रिएशन। सही है जी। दूसरा जो फेज है वो आपका जनाब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से यूरोप को क्या, जी यूरोप का क्या इशू है इससे, बहुत जबरदस्त है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का, इस पर एक मूवी भी है, ऑनलाइन पड़ी है, 13 डेज। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि उसको जरूर देखें। 13 डेज मूवी का नाम है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। द वे अमेरिकन हैंडल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो तो एक डिप्लोमेसी की दुनिया में एक तारीख है, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट कुछ यूरोपियन कंट्रीज पे, जिनमें फ्रांस, बेल्जियम खासतौर पे सर फहरिस्त है, उन पर यह होना शुरू हो गया कि अमेरिकन ने एग्रेशन की जगह ऑल्टरनेटिव मींस को फैसला कर लिया कि वो ऑल्टरनेटिव मींस को ज्यादा फोकियत देंगे। और इन द वेक ऑफ एनी पोटेंशियल एक्सकेलेशन ऑफ वॉर, ऐसी सूरत हाल में तो ज्यादा खतरा सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को ही होना है। फिर 64 में 63 में सॉरी 63 में सोवियत यूनियन, यूके, अमेरिका, इन्होंने पहली दफा न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट भी कर लिया, एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, 3 ममालिक ने। सो ये तो अब डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी खेलना शुरू हो गए। फिर 64 में सोवियत यूनियन और अमेरिकन जो जो क्रेमलिन और व्हाइट हाउस, इनके दरमियान हॉटलाइन के आपस में ये बात कर सकें, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ये क्लियर हो गया कि क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो एजम्पशंस पे ही आप जो है वो ऑपरेट करते रहे, तो आपस में बात भी कर सके। इसका इम्पैक्ट यूरोप पर पड़ना शुरू हो गया। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों तरफ न्यूक्लियर कैपेसिटी आ चुकी है, तो बम तो चलेगा ही नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता। और कन्वेंशनल फोर्स के तौर पर वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, रशियन, उनकी स्ट्रेंथ ही बहुत है, नंबर्स में बहुत ज्यादा है, तो उनको कंटेन करना मुश्किल होगा। इन हालात में वेस्टर्न यूरोप में स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ऐसी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुई जिसको आप कहते हो दितांत, DETENTE, दितांत फ्रेंच वर्ड है। आपको इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में अगर आपने स्टडी की हो तो आपको एक वर्ड मिलता है एंतांत। एंतांत है अंडरस्टैंडिंग, दितांत है री अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो इम्पैक्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का यूरोपियन लीडरशिप पे, और ये जो सोच है दितांत की, ये है क्या? ये कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिनमें जिनको फ्रांस और बेल्जियम लीड करते थे, कि हमें अपने डिफरेंसेस रशियंस के साथ एड्रेस करने चाहिए। अमेरिकन पर अब ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे जिस तरह अमेरिकन 65 में वियतनाम में फंस चुके हैं। अमेरिकन इतना बुरा वियतनाम में फंसे
कि इमीडिएटली अगले 2 सालों में 65 से 67 अमेरिकन की जो ग्लोबल आउटपुट हमने बनाई थी 50%, याद है वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद, इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो 33% पे आ गई। सो अमेरिकन अब नेटो में बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते, वो अपनी जंग में फंस गए हैं। और नेटो तो नहीं गई वियतनाम, नेटो तो यूरोप के लिए बनी है। आउटसाइड यूरोप पहली दफा नेटो अफगानिस्तान में गई थी। तो हम तो नहीं जाएंगे यूरोप से बाहर, अमेरिकन फंस गए। और नेटो का आज भी 50% कंट्रीब्यूशन अमेरिकन का ही है। सो हमें अपने अमेरिकन प्रेशर में आ चुके हैं, ये अब यूरोप में अपना वो रोल नहीं प्ले कर सकते। हमें अपने रिलेशंस रीडिफाइन करने पड़ेंगे रशियंस के साथ। ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज का ख्याल है। अमेरिकन का वियतनाम में जाना मेयरली सिर्फ उस एनसर्कलमेंट या कंटेनमेंट में ही फॉल नहीं करता। वियतनाम उस ग्रैंड एशिया पैसिफिक रीजन का हिस्सा है जो हर दौर में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहा है। सो वियतनाम में कोई और मानता या ना मानता, तो अमेरिकन ने जाना ही जाना था। तो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज अदर देन यूके, सबका यही ख्याल था लार्जली कि हमें रशियंस के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, दितांत करना चाहिए। 1967 में पहली दफा 1967 हरमल, HARMEL, हरमल साहब प्राइम मिनिस्टर थे बेल्जियम के। 1967 की यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल के इजलास में हरमल रिपोर्ट पेश हुई और हरमल रिपोर्ट में यह वाज़ेह लिखा हुआ था कि बैलेंस ऑफ टेरर ने, ठीक है बम तो नहीं चलेंगे, बैलेंस ऑफ टेरर हो गया, फ्रांस के पास भी बम है, यूके के पास भी बम है, अमेरिकन के पास, उधर रशियंस के पास, एक बैलेंस ऑफ टेरर तो एस्टेब्लिश हो गया यूरोप में। लेकिन दैट बैलेंस ऑफ पावर, इससे न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगी, लेकिन दैट में स्पार्क कन्वेंशनल वॉरफेयर वंस अगेन इन यूरोप। सो हमें अपने रिलेशन रीडिफाइन करने चाहिए रशिया के साथ। ग्रेट ब्रिटेन का ख्याल था कि रशियंस के साथ किसी भी तरह के पोटेंशियल निगोशिएशन या डायलॉग हमें अमेरिकन को ऑन बोर्ड लेके करने चाहिए। फ्रेंच, बेल्जियम, इनका ख्याल था कि हमें कर लेने चाहिए। अमेरिकन आर नाउ नो मोर इंटरेस्टेड इन यूरोपियन अफेयर्स। 61 से लेके 67 तक की अमेरिकन डिप्लोमेटिक एक्शंस को आप देख लें, अमेरिकन आर नो मोर इंटरेस्टेड इन यूरोपियन अफेयर्स। अब ऐसा है कि तमाम प्लेयर्स एट दैट टाइम, ग्लोबल पॉलिटिक्स के मेजर प्लेयर्स, दे ऑल वांटेड दितांत, सब सुलह चाहते थे, सब। वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज भी दितांत चाहते थे, रशियंस भी चाहते थे। अब रशियंस क्यों चाहते थे? रशियंस अफ्रीका में होने वाली जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हैं उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। 1960s में रशिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो चुके हुए थे। गो के चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन चाइना और रशिया के दरमियान रिलेशन 60s में जंगी झड़पें हुई हैं इनके दरमियान। तो अब वो चाइनीज बॉर्डर को भी उन्होंने देखना है, उन्होंने अफ्रीका की रेवोल्यूशनरी वॉर्स को भी देखना है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और भी कहीं पे कम्युनिस्ट जो स्ट्रगल्स हैं उनको भी स्पॉन्सर करना है, ईस्टर्न यूरोप को भी देखना है। समझ आ रही है? सो एटलीस्ट एक फ्रंट तो आप भी फॉर द टाइम बीइंग न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं अपना। अमेरिकन भी दितांत चाहते थे, क्योंकि जिस तरह वो वियतनाम में इंगेज हो गए थे, उनको नजर आ रहा था कि इससे सेफ एग्जिट निकालना बड़ा जरूरी है, वरना फंसते जाएंगे। सो तमाम बड़े प्लेयर्स
दितांत चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी में, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। तो जो पहल करेगा उसको वीक समझा जाएगा, उसकी अप्रोच को सॉफ्ट अप्रोच ज़्यादा देखा जाएगा और उस पर हार्ड अप्रोच अप्लाई की जाएगी, ताकि उससे और ज्यादा मैक्सिमम आप जो है वो बेनिफिट्स ले सकें। तो ऐसा ही हुआ, हर्मल रिपोर्ट ने यूरोपियंस का एक सॉफ्ट जो आप कह लें कि इमेज है वो पोर्ट्रे किया, और रशियंस जो के दितांत चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से इंटेंशन के साथ साथ एग्रेशन भी शो हुआ। 1968 में चेकोस्लोवाकिया का कैपिटल था प्राग, तो प्राग में 10-15 हजार लोग सड़कों पे निकल आए जमहूरियत के हक में, कैपिटलिज्म के हक में। प्राग में यानी चेकोस्लोवाकिया में मैंने आपको बता दिया था कि 48-49 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो रशियन जो पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं वो खुद उनको उतारा गया चेकोस्लोवाकिया में, और उन्होंने आके ऑर्डर एस्टेब्लिश किया, ये इस जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट थे इनको खत्म किया। ब्रेजनेफ डॉक्ट्रिन कहते हैं, ब्रेजनेफ BREZH इस तरह करके, ब्रेजनेफ NEV इस तरह करके, ब्रेजनेफ BREZHNEV, हाँ ब्रेजनेफ डॉक्ट्रिन। ब्रेजनेफ डॉक्ट्रिन ये है कि जनाब किसी भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो कि हमारी अलाय है, उसको किसी तरह का कोई मसला होगा, उसकी सिक्योरिटी सोवियत यूनियन की जिम्मेदारी होगी। अब चेकोस्लोवाकिया तक रशियन पैरामिलिट्री ट्रुप्स पहुंच गई हैं, आगे फिर फ्रांस ही है। तो यूरोप में और पैनिक हुई कि भाई डू नॉट वेट फॉर अमेरिकन, दितांत करो दितांत करो। अब सब दितांत चाहते हैं, रशियंस एक ऐसा दितांत चाहते हैं जो अमेरिकन के बगैर हो, ताकि अमेरिकन वियतनाम में एंगेज नहीं। यूरोप के साथ कर लेते हैं, यूरोप में डिवाइड है। यूरोप के कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि ठीक है दितांत करो, कुछ चाहते हैं नहीं अमेरिकन के साथ करो। इन डिफरेंसेस में बहुत से स्टेप्स फ्रांस ने लिए, लेकिन एक बड़ा स्टेप जो इन डिफरेंसेस पे फ्रांस ने लिया, फ्रांस ने 1968 में नेटो छोड़ दी, नेटो में से निकल गया फ्रांस। फ्रांस 35 साल नेटो से बाहर रहा है जी, 2002 तक। फ्रांस दोबारा नेटो में आया 2002 में। जाहिर सिर्फ ये इशू तो नहीं था, लेकिन इस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में बड़ा डेवलपमेंट जो है ओवर द डिफरेंसेस। अमेरिकन भी चाहते हैं दितांत हो, ताकि उनको एक सेफ एग्जिट डेवलप करना शुरू कर दें वो अपनी। अब इन तमाम हालात में दितांत तो हुआ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दितांत एज अ डेवलपमेंट तो हुआ। कैसे हुआ, किस की स्मार्ट स्ट्रेटजी की वजह से हुआ, और फिर आगे फिर ये दितांत चला नहीं चला। 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ, अगली रिकॉर्डिंग फिर जो है वो उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे।